नमस्कार साथियों। तो आज की हमारी ये क्लास है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी जीडीसी एलटी ग्रेड में आने वाले जीएस के प्रश्न। उस पे मैंने ये क्लास तैयार की है। आशा करती हूँ आप सबको अच्छी लगेगी। तो साथियों हम देखते हैं जीएस के प्रश्न। आधुनिक भारत का इतिहास के मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं जो कि हमारे पेपरों में अधिकतर पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैंने लिया है, यानी जो प्रश्न आ चुके हैं यूपी पीसीएस में, जो प्रश्न आ चुके हैं मैं उन्हीं पर ये सीरीज शुरू की है। इसका नाम लिखा है मैंने धांसू सीरीज पार्ट 1। ये आपके पास पहुंच रही है। तो देखते हैं साथियों कि ये भू राजस्व प्रणालियों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और मैंने ज्यादा विस्तृत रूप से ना लिख करके मैंने संक्षिप्त में ही आने वाले पेपरों में के हिसाब से ही मैंने ये सीरीज तैयार की है। तो साथ ही पूछा जाएगा कि स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था कब लागू लागू हुई थी और इस व्यवस्था को कौन लेकर के आया था और किस किस स्थान पर इसको लाया, शुरुआत की हुई थी इसकी। तो वो है 1993 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। 1993 में इस स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था को लागू किया गया। और कहाँ कहाँ पर थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा समस्त भूमि के 19% भूभाग पर इसको लागू किया गया। आगे साथियों नियम क्या था इसका कि जमींदार को भूस्वामी माना जाएगा। इसमें जमींदार को भूस्वामी माना जाएगा। लगान कितनी थी इसकी? यानी जब उस समय लगान कितना वसूलते थे तो 10/11, यानी 11 में से 10 भाग वो लगान के रूप में ले लेते और राज्य को मिलता था सिर्फ 1 भाग। तो ये पूछ लिया जाएगा साथियों कि जमींदारी व्यवस्था कौन लेकर के आया। सिंपल सा सवाल, जमींदारी व्यवस्था कौन लेकर के आया और किसके समय काल में ये शुरुआत हुई थी, कहाँ पर ये लागू हुई थी, कितने परसेंट पर इस लगान वसूला जाता था। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू बंगाल, बिहार, उड़ीसा 19% भूभाग पर लागू किया गया था। नियम था जमींदार इसका भूस्वामी रहेगा। लगान 10/11, ठीक। और राज्य को मिलता था 1/11, यानी 1 भाग। अब आते साथियों रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, अब चाहो तो इसमें हम विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उतना ना तो समय है और ना ही हमें इतना डीपली जाने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर पेपरों में ऐसे पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की, कौन लेकर के आया था, कितने परसेंट भूभाग पर ये लागू हुई थी। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था और 1792 में कौन लेके आया इसको? थॉमस मुनरो और रीड। थॉमस मुनरो और रीड ये कहाँ पर लागू की गई थी? मद्रास और बम्बई में। मद्रास और बम्बई में। इसका विस्तार कितना था, यानी कितने परसेंट भूभाग पर ये लागू की गई थी? तो ये इसका विस्तार था 51%, मतलब समस्त भारत के भूभाग समस्त भारत के 51% भूभाग पर इसको लागू किया गया था। यानी ये सर्वाधिक रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वाधिक भूभाग पर लागू की गई थी। इसका नियम था किसान सीधे इसका भूस्वामी बनेगा। किसान सीधे इसका भूस्वामी बनेगा। आगे देखते हैं। अब आती महलवाड़ी। इसका क्षेत्र था पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी। विस्तार था 30% भूभाग पर। इसका नियम था गांव, यानी गांव के साथ सामूहिक बंदोबस्त, यानी गांव वाले सामूहिक इसका बंदोबस्त करते थे, ठीक। अब आते हैं हम आधुनिक शिक्षा का प्रसार। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, इसमें देखेंगे कि जो आज की शिक्षा है इसकी नींव कहाँ से रखी गई थी, कैसे रखी गई थी, बेस क्या था इसका, बेसिक यहाँ से शुरुआत कैसे हुई आधुनिक शिक्षा का। जो आज ये शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं इसका विस्तार कहाँ से कैसे शुरुआत होती है, वो चीज हम इसको देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा का प्रसार 1781 में, साथियों 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। मैंने सीधे सीधे प्रश्नों पर चर्चा की है, यानी सीधे से प्रश्नों के सीधे सीधे उत्तर है। आप इसको प्रश्न बना करके अपने आप देख सकते हैं। पूछ लिया जाए कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी, या 1781 में,
कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो इसमें 2-3 प्रश्न छुपे हुए हैं, आप उस तरीके से इसको देख सकते हैं। आगे है साथियों कि 1791 में, ये कब था? 1781 वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। फिर 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। ये देखो 1791 में, 1791 में जोनाथन डंकन ने, एक मिनट, हाँ, 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद आते हैं कि 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है। 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है। उस चार्टर एक्ट के द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा। ये 1813 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक, पहला कदम ये था। और 1835 में आता है, इसको यहाँ करते हैं, 1835 में, हम 1835 में लॉर्ड मैकाले का आलोक पत्र के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बने। यानी 1835 में लॉर्ड मैकाले आते हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बने। यानी ये अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते हैं। तो ये पूछ लिया जाए साथियों कि 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा बनाने का अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने की अनुशंसा किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। आगे आते हैं 1854 का वुड्स डिस्पैच, ये पूछ लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों कि 1854 में ये पूछा जाए कि 1800 वुड्स डिस्पैच कब आया था? तो 1854। ठीक है, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच को 1800 बोर्ड डिस्पैच कब आता है? 1854 में आता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। महिला शिक्षा और श्रेणीबद्ध विद्यालयों की अनुशंसा को पास किया। यानी महिला शिक्षाओं को इसमें रखा गया कि महिला को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। श्रेणीबद्ध विद्यालयों की अनुशंसा को पास किया गया। यानी श्रेणीबद्ध प्राथमिक, माध्यमिक, है ना, उच्च, इन चीजों पे इस डिस्पैच में, यानी बोर्ड्स के डिस्पैच में चर्चा हुई थी। आगे देखते हैं शिक्षा आयोग एवं समितियां। अब ये हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा आयोग एवं समितियां, इन पर चर्चा करते हैं साथियों। अब सीधे सीधे सवाल बनेंगे, इसमें से अंदर से ज्यादा नहीं पूछेगा। सीधे सीधे कि हंटर कमीशन कब आया था, हंटर कमीशन में क्या था, हंटर कमीशन किससे संबंधित था, सिर्फ ये सवाल बनते हैं। तो हंटर कमीशन कब आया? पहले नंबर तो ये 1882 में आया। ठीक, उसके बाद में ये किससे संबंधित था? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। और साथियों थोड़ा रिकॉल करो कि इंटर कमीशन कब आया? 1882 में आया। इससे ये किससे संबंधित था? प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से ही संबंधित था। प्रश्न तैयार। अब आगे रेले कमीशन कब आया? रेले कमीशन किससे संबंधित था? रेले कमीशन कौन लेकर आया, किसके समय आया? तो हमें ये याद रखना पड़ेगा। तो रेले कमीशन 1902 में आता है। विश्वविद्यालय सुधार से संबंधित था कि विश्वविद्यालय में कुछ सुधार की आवश्यकता थी। तो लॉर्ड कर्जन रेले कमीशन को लेकर के आते हैं 1902 में, विश्वविद्यालय सुधार से संबंधित था। तैयार। हंटर कमीशन कब था? 1882 में। किससे संबंधित था? प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। रेले कमीशन 1902 में आता है। कौन लेके आता है? लॉर्ड कर्जन लेके आता है। किससे संबंधित था? विश्वविद्यालय सुधार से संबंधित था। यही हम याद कर रहे हैं इसको, भले हमें एक दो बार रिवीजन करना पड़े लेकिन याद करके निकलो यहाँ से। सैडलर कमीशन कब आया? अब देखते हैं सैडलर कमीशन क्या था, किससे संबंधित था, कौन इसको लेकर आया, मतलब इसके सदस्य कौन थे। सो सैडलर कमीशन 1917 में आता है। सैडलर कमीशन 1917 में आता है और ये किससे संबंधित था? विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। रेले कमीशन 1902 में आता है, लॉर्ड कर्जन के समय आता है, विश्वविद्यालय सुधार से संबंधित था। और सैडलर कमीशन 1917 में आता है, विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। सदस्य कौन थे? आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद इसके सदस्य थे। अब आगे हार्टिंग कमेटी। हार्टिंग कमेटी ये पूछा गया साथियों।
एक सैडलर और हार्टंग, और आपका पीछे था सैडलर, हार्टंग और हंटर, है ना? हंटर 1882 में, रेले 1902 में, सैडलर 1917 में, हार्टंग कमेटी 1929 में आती है। हार्टंग कमेटी 1929 में, इसमें क्या था, ये किससे संबंधित थी? तो प्राथमिक शिक्षा सुधार से संबंधित थी ये। हार्टंग, हमें इतना याद रखना है, हार्टंग कमेटी कब आती है? 1929 को। किससे संबंधित थी? प्राथमिक शिक्षा सुधार से संबंधित थी। ठीक। इसके बाद में आती है वर्धा योजना। अब वर्धा योजना कौन लेके आता है और कब आती है और किससे संबंधित है? तो वर्धा योजना हमें याद रखना है कि वर्धा योजना 1937 में आती है। 1937 में आती है। ये बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। बुनियादी शिक्षा से संबंधित है और ये किसके द्वारा लाई गई? ये गांधी जी के द्वारा लाई गई। तो साथियों, आपको आया होगा समझ में। मैं आशा करती हूँ आपको ये सम्मतियाँ आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से, और फिर मैं और भी क्लास बनाऊंगी आप इसी जीएस को लेकर के। अब साथियों आते हैं राजा राम मोहन राय, है ना? कुछ ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने हमारे समाज के लिए विभिन्न कार्य किए, जिनके द्वारा, जिनके नीति, मतलब जिनके विचार आज भी हमारे लिए प्रासंगिकता रखते हैं। तो राजा राम मोहन राय कौन थे, यानी राजा राम मोहन राय क्या थे, क्या उन्होंने किया हम समाज के लिए? हम उसको देखते हैं कि राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है। यानी हमने की पॉइंट, यानी जो पेपर में पूछा जाता है। अब इनके बारे में विस्तृत रूप से अगर हम चर्चा करेंगे, विस्तार रूप से इनको देखेंगे, जन्म से लेकर के मृत्यु तक बहुत कुछ रहेगा। इतना हमें डीपली नहीं जाना, हमें पेपर के अनुसार देखना है। तो राजा राम मोहन राय कौन थे? राजा राम मोहन राय क्या कर रहे थे समाज के लिए उस समय? तो राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है। नव जागरण के अग्रदूत कहा जाता है। नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। ठीक। अब इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। वेरी इंपोर्टेंट, है ना? कि ये देख लिया हमने। उसके बाद में देखते हैं इनकी पुस्तकें और पत्रिकाएं। यानी राजा राम मोहन राय ने कुछ पुस्तकें और कुछ पत्रों का संपादन किया था, कुछ पत्रिकाएं लिखी थी, कुछ पत्र लिखे थे, कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया, वो सब हम देखते हैं कि पुस्तकें। तोहफात उल मुहुद्दीन, इनकी एक पुस्तक है तोहफात उल मुहुद्दीन। ये किस भाषा में? ये फारसी भाषा में। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये 1920 में आई। ये भी इनकी पुस्तक है। अच्छा, इनके पत्र कौन कौन से हैं? मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार और संवाद कौमुदी। मिरात उल अखबार और संवाद कौमुदी, इनके दो पत्र हैं। हमको ये याद रखने साथियों, पूछ लिया जाता है, पूछा भी है, क्योंकि मैंने जो प्रश्न बनाए हैं, जो मैंने ये लिखी है, डाटा लिखी है, जो यूपी पीसीएस ने पिछले एग्जामों में अपने पेपरों में पूछा है, मैंने वहां से इसको तैयार किया है। तो इनके पत्र थे मिरात उल अखबार और संवाद कौमुदी। अब आते हैं साथियों इनकी संस्थाएं, जिन संस्थाओं पे इन्होंने काम किया, मतलब जिन संस्थाओं को उन्होंने बनाया। तो 1815 में आठवीं सभा की स्थापना करते हैं। कब? 1815 में ये आठवीं सभा की स्थापना करते हैं। 1828 में ये ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। 1829 में सती प्रथा पर ये प्रतिबंध लगाते हैं और इनका साथ, इनके सहयोगी कौन होते हैं? विलियम वेंटिक, विलियम वेंटिक। तो 1815 में आठवीं सभा, 1828 में ब्रह्म समाज और 1829 में सती प्रथा का इन्होंने पर प्रतिबंध लगाया। सहयोगी थे इनके विलियम वेंटिक। अब आते हैं साथियों आर्य समाज पर चर्चा करते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। संस्थापक थे इनके स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ठीक है। इनके नारे थे वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए। और साथियों पुस्तक है इनकी सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक पुस्तक है। ठीक। और मुख्य कार्य इनका था शुद्धि आंदोलन और जाति प्रथा का विरोध। ठीक। तो हमने देखा आर्य समाज के
कि 1875 में 1875 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक थे इनके स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इनके नारे थे वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए। इनकी पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, और प्रमुख कार्य था इनका शुद्धि आंदोलन और जाति प्रथा का विरोध इन्होंने किया। ठीक, ये हमारा हो जाता तैयार। अब आती है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन कब की स्थापना कब और किसने की थी? रामकृष्ण मिशन 1897 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक थे इनके स्वामी विवेकानंद। प्रमुख घटना क्या होती है? 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। उसके बाद वहां से आने के बाद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। इनका दर्शन क्या है? मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, इन्होंने यह माना है स्वामी विवेकानंद जी ने। उद्धरण है इनके। सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहा है। इसको स्वामी विवेकानंद जी को सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहा है। साथियों, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आप थोड़ा मन लगा के पढ़िए, है ना। अब आते हैं मुस्लिम सुधार एवं महिला सशक्तिकरण। मुस्लिम सुधार एवं महिला सशक्तिकरण। तो वही बात मैं फिर कहूंगी आपसे, मैंने ज्यादा कुछ विस्तृत रूप से ना लिख करके मैंने पॉइंट पॉइंट लिखे हैं। तो अलीगढ़ आंदोलन कब शुरुआत होती है? 1875 में। अच्छा, 1875 में एक अभी हमने पढ़ा था 1875 में क्या हुआ था? 1875 में हमारे आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो हमें ये थोड़ा सा एक दूसरे से संबंध बनाते हुए चलना है, क्योंकि हमें याद बना रहा है। क्योंकि 1875 जैसे आए हमारे दिमाग में आना चाहिए अलीगढ़ आंदोलन हुआ था और आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ये हमारे दिमाग में चीज आ गई। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन कब होता है? 1875 में। किसके द्वारा हुआ था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था। देवबंद आंदोलन 1896 में किसने? ननोतबी एवं गगोई द्वारा इसकी शुरुआत की थी। इसे पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा और अंग्रेजी का विरोध था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लेके आए और इनका साथ दिया था उसमें लॉर्ड कैनिंग ने। ज्योतिबा और सावित्री फुले, इन्होंने मिलकर के पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में की थी। 1851 में की थी। डी.के. कर्वे, इसको देखते हैं। डी.के. कर्वे क्या है? डी.के. कर्वे भारतीय महिला विश्वविद्यालय, है ना, भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में इन्होंने की थी। उसके बाद आते हैं 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट का मतलब क्या है? अंतरजातीय विवाह मान्यता। तो पूछा जाए कि अंतरजातीय विवाह मान्यता कब प्राप्त हुई थी? तो 1872 में। किस एक्ट के द्वारा? नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा। ठीक, उसके बाद आते हैं 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इसका मतलब क्या था? न्यूनतम आयु। इसमें न्यूनतम आयु थी उस समय 1891 में एक एक्ट आता है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। तो इसमें न्यूनतम आयु यानी विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष रखी गई थी। लेकिन 1930 में आता है शारदा एक्ट। 1930 में आता है हमारा ये शारदा एक्ट। इसमें विवाह की आयु लड़कों की 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष रखी गई थी। तो साथियों, ये रही हमारी आज की क्लास। एक मिनट देख लेते हैं और तुम्हें, हाँ, ये रही हमारी आज की क्लास। आप बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी, और मुझे आप बता भी सकते हैं कि आप किस पे क्लास लाऊं। थोड़ा सा मेरा दिमाग कर रहा है कि मैं पॉलिटी पे क्लास लेके आऊँ, है ना, जीएस वाले पार्ट में पॉलिटी क्लास लेके आऊँ। और फिर आप मुझे बता सकते हैं। और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रचनाओं पे क्लास चली रही है। आज एक रचना क्लास आएगी, मेरा परिवार, यानी जो माधवी वर्मा जी का रेखा चित्र है मेरा परिवार, है ना, उस पर मैं क्लास डालूंगी। आप उसको देखना और ऐसे ही प्रेम बनाए रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करें, और आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे लग रही है आपको मेरी क्लास। धन्यवाद।